चलिए इकोनॉमी में हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं। हम 11th क्लास एनसीईआरटी इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट कवर कर रहे हैं। उसका हमारा लास्ट चैप्टर है दैट इज़ डेवलपमेंट एक्सपीरियंसेस ऑफ इंडिया, जिसका हम एक कंपैरेटिव एनालिसिस कर रहे हैं इंडिया के नेबर्स के साथ, दैट इज़ चाइना एंड पाकिस्तान। हमने चाइना की फास्ट ग्रोथ के रीजंस को अच्छे से समझ लिया। हमने पाकिस्तान क्यों पीछे रह गया भारत से, इसे भी बेहतर तरीके से समझ लिया, जिसमें मिलिट्री पावर स्ट्रक्चर की एक अहम भूमिका थी। अब हम एक कंपैरेटिव एनालिसिस इनका करते हैं, भारत, चीन और पाकिस्तान का, और वो हम चैप्टर के कंटेंट वाइज चलेंगे, जिसमें शुरुआत में कंपैरिजन डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स पर होगा, उसके बाद जीडीपी एंड सेक्टर वाइज जो ग्रोथ है उसके कंपैरिजन्स होंगे, और उसके बाद ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स का कंपैरिजन होगा, जिसके बाद फिर फाइनल कंक्लूजन की तरफ हम बढ़ जाएंगे, चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। शुरुआत करते हैं डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स के कंपैरिजन से। ये आप सब जानते हैं, अगर आपने मैप अच्छे से पढ़ा है या देखा है, कि इंडिया, पाकिस्तान, चाइना में तीनों में से सबसे अधिक ज़मीन ऑक्यूपाई करता है चाइना। तो फिर इन तीनों में से लार्जेस्ट कंट्री है वो, जोग्राफिकल लैंड सबसे ज़्यादा ऑक्यूपाई करता है वो। कुछ वर्षों पहले तक लार्जेस्ट पॉपुलेशन भी उसी के पास थी। वो बात अलग है कि पिछले 1-2 वर्षों के दौरान भारत ने उसे एक्सीड किया और आज लार्जेस्ट पॉपुलेशन भारत के पास है। तो मतलब चीन और भारत, चाइना और इंडिया पूरे वर्ल्ड में 2 लार्जेस्ट पॉपुलेशन कंट्रीज़ हैं। मतलब दुनिया में कोई भी, जब आप 6 लोगों को देखेंगे, कोई भी 6 लोग, तो उनमें से एक चीनी, एक भारतीय निकल आएगा। मतलब आप जाइए धरती पे कहीं भी, 6 लोग झुंड बना के खड़े होंगे, एक चाइनीज़ एक इंडियन होगा। अब आप ये मत करना कि आप चले गए किसी एक मुल्क में और 6 लोग पकड़ लिए और उनमें एक भी चाइनीज़ और एक भी इंडियन नहीं था। इसका ऐसा मतलब नहीं होता। पूरी धरती के लोग पहले इकट्ठे करो, पूरी धरती के लोग पहले इकट्ठे करो, और फिर उन लोगों को दाने, जैसे दाने मिलाते हैं आपस में, अच्छे से सारे दाने मिला दो, और फिर आप रैंडमली 6 उठा के रखो, उनमें से एक भारतीय एक चाइनीज़ मिल जाएगा। ओके, ऐसा होता है। आप लोग तो मतलब बिल्कुल ऐसा है कि आप लोग चले गए किसी एक मुल्क में ज़िदबाजी में आके कि सर ने ऐसा कहा था, आयरलैंड चले गए और वहाँ पे 6 लोग रेलवे स्टेशन पे पकड़ लिए, ना चाइनीज़ कोई ना इंडियन कोई, सारे आयरिश। वो नहीं मैं कह रहा हूँ, उन दानों को उठा के लाओ वहाँ से, इंडिया के दाने इकट्ठे करो सारे लोग, चाइना के दाने, सारे दाने मिला दो, और फिर देखना ऐसा होगा। ये जनसंख्या कितनी बड़ी है, विश्व स्तर पर इसका कितना प्रभाव है, ये उसे इंगित करता है, ये उसकी ओर इशारा करता है। ओके, ज़मीन बहुत ज़्यादा है चीन के पास, इसी से उसके नतीजे ऐसे हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि कुछ इंडिकेटर्स हैं जो शायद इतने बड़े साइज़ की ज़मीन से अलग हैं वो इंडिकेटर्स, लेकिन फिर भी चाइना ने ये ग्रोथ की। इसका कारण चाइना के रिफॉर्म्स थे, वो हम अभी समझ लेंगे वो क्या। ये कहा गया है कि चाइना इज़ द लार्जेस्ट नेशन अमंग द 3 नेशंस बट इट्स डेंसिटी इज़ द लोएस्ट। अब इस हिसाब से उसकी अभी 1-1.5 साल पहले तक जनसंख्या इन तीनों मुल्कों में सबसे अधिक थी, विश्व में सबसे अधिक थी, लेकिन फिर भी अगर आज की डेट में देखें तो डेंसिटी इन तीनों मुल्कों में उसकी सबसे कम है। क्यों कम है? क्योंकि उसकी जितनी जनसंख्या उस हिसाब से उसकी कंट्री का जो साइज़ है वो बहुत ज़्यादा है ना। तो डेंसिटी तो ऐसे ही कैलकुलेट करते हैं, पर यूनिट एरिया में कितने लोग फॉल करते हैं। तो अगर मान लीजिए कि जनसंख्या 100 लोगों की है और वो एक एकड़ ज़मीन में है, और फिर थोड़ी देर बाद ही जनसंख्या 100 ही है, वो 10 एकड़ ज़मीन में है। तो अगर पहले आप उन्हें 1 एकड़ ज़मीन में देखेंगे 100 लोगों को, तो घने घने से दिखेंगे, एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा टकराते दिखेंगे, लेकिन 10 एकड़ ज़मीन में देखेंगे तो फैल से जाएंगे। जैसे बड़े बड़े रिजॉर्ट पैलेसेस में शादी, कम कहीं रिजॉर्ट बड़ा कर लिया और लोग कम ही बुलाए, 300-400, तो कैसे ग्वाची गाँव वांगू फिरते रहते, ऐसा लगता नहीं, जैसे गाय गुम हो जाती तो घूमती रहती इधर उधर, कोई उधर कोने में, ओ कोई उधर इधर। लेकिन वही अगर उन्हें उठा करके छोटे पैलेस में ले जाएं, फिर एकदम पूरी गहमा गहमी लगती है। ये घनत्व होता है, जनसंख्या का घनत्व, डेंसिटी, कि आप पर यूनिट एरिया में किसी भी एक समय के दौरान जनसंख्या कितनी वहाँ पर बस रही है, इसे देख लीजिए। तो डेंसिटी वाइज इन तीनों मुल्कों में चाइना सबसे लोएस्ट है, जबकि चाइना की जनसंख्या भी थोड़े समय तक सबसे ज़्यादा थी, अब तो खैर भारत की है। ओके, ये एक आंकड़ा उसका है, ये इंपॉर्टेंट आंकड़ा है जिसके लिए उसके जोग्राफिकल साइज़ की इम्पोर्टेंस है। डेंसिटी बहुत सारी चीज़ों के मायने में ज़रूरी है, क्योंकि अगर मान लीजिए किसी रीजन की डेंसिटी बहुत ज़्यादा है तो वहाँ के नेचुरल रिसोर्सेज पे वो पॉपुलेशन कितना प्रेशर माउंट करती है, ये मैटर करता है।
जैसे मान लीजिए कि दिल्ली की बतौर राजधानी डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, सपोज़ कीजिए कि 11,000 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर पर रहते हैं, तो फिर उतनी फ्रेश वाटर की अवेलेबिलिटी, उतने पब्लिक ट्रांसपोर्ट के साधन, उतना हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, टीचर्स, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ की डेंसिटी और उतनी सड़कें, सड़कों का जाल, घर, इन सब की व्यवस्था आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि बिकॉज डेंसिटी इज़ वेरी वेरी हाई। और वो कारण हो सकता है वहाँ पर बहुत ज़्यादा पोल्यूशन का, वो कारण हो सकता है वहाँ पर लंबे लंबे ट्रैफिक जैम का, वो कारण हो सकता है वहाँ पर क्वालिटी ऑफ लाइफ के डिग्रेड होने का, बिकॉज डेंसिटी जो है वो एक सीमा से अधिक जा चुकी है। जनसंख्या घनत्व बहुत मैटर करता है, कुल आबादी तो मैटर करती है, लेकिन जनसंख्या का घनत्व बहुत मैटर करता है। तो क्योंकि टोटल पॉपुलेशन में लैंड कंसिडर नहीं होता कि वो जनसंख्या कितनी ज़मीन पे बस रही है, लेकिन जब आप डेंसिटी कंसिडर करते हैं तो फिर लैंड कंसिडरेशन में आ जाता है कि इतनी जनसंख्या कितनी ज़मीन पर सस्टेन कर रही है, कितनी ज़मीन से उसे सस्टेनेंस मिल रहा है, क्योंकि ज़मीन से ही जुड़े हैं बाकी सारे रिसोर्सेज, क्योंकि उतनी ज़मीन के नीचे के पानी, नीचे के खनिज, उतनी ज़मीन के नीचे के सारे मिनरल्स आप एक्सेस करेंगे, उतनी ज़मीन के ऊपर का आसमान भी आपका है। तो ये मैटर करता है कि फिर कितनी जनसंख्या को कितनी ज़मीन मिली है। ओके, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। सो चाइना इज़ द लार्जेस्ट नेशन अमंग द 3 नेशंस, बट इट्स डेंसिटी इज़ द लोएस्ट। अब हम पॉपुलेशन ग्रोथ की तरफ जाएं तो वो बताता है कि पॉपुलेशन ग्रोथ इन तीनों मुल्कों में सबसे अधिक पाकिस्तान में है। सो पॉपुलेशन ग्रोथ इज़ हाईएस्ट इन पाकिस्तान, उसके बाद सेकेंड नंबर पर इंडिया और थर्ड नंबर पर चाइना। मतलब चाइना में डेंसिटी भी तीनों मुल्कों के मुकाबले लोएस्ट है। चाइना ने 1970 के बाद जनसंख्या वृद्धि पर भी नियंत्रण बहुत अच्छे से पा लिया, पॉपुलेशन ग्रोथ पर नियंत्रण पा लिया, क्योंकि फर्टिलिटी रेट को कंट्रोल करने में चाइना सफल हुआ, क्योंकि 1970s के बाद से चाइना ने 1 चाइल्ड पॉलिसी फॉलो की, और ये पॉलिसी उसने बहुत स्ट्रिंजेंट रूल्स और नॉर्म्स के वाया अचीव की। उसने एडमिनिस्ट्रेटिवली बच्चों के जन्म दर पर सीलिंग्स लगाई, आपको टैक्स एग्जम्पशंस दी जाती थी अगर आप एक बच्चा पैदा करते हैं, और अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आपको पेनल्टीज़ लगती थी, आपको हैवी टैक्सेस लगाए जाते थे, आपको दूर दराज की पोस्टिंग दे दी जाती थी, आपके ट्रांसफ़र्स वैसे किए जाते थे, आपकी जो इंक्रीमेंट्स हैं, आपकी जो जॉब प्रोफाइल में ग्रोथ है, प्रमोशंस हैं, इन पर अंकुश लग जाता था। ऐसी तमाम चीज़ें थी जिसके वजह 1 चाइल्ड पॉलिसी को पुश किया गया चाइना में, और इस 1 चाइल्ड पॉलिसी की बदौलत ही चाइना बहुत तेज़ी से अपनी जनसंख्या को नियंत्रित कर पाया। इसी के कारण पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कंट्रोल हुई, टोटल फर्टिलिटी रेट कंट्रोल हो पाया वहाँ पर। लेकिन इसके दूरगामी नतीजे होते हैं, चाइना को इसका एक समय में जा कर के खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा। चाइना की पॉपुलेशन अब धीरे धीरे बूढ़ी होती चली जा रही है। अब आने वाले वर्षों में वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रोपोर्शन एल्डरली लोगों का होगा। एल्डरली लोग समाज पर डिपेंड करने वाले लोग होते हैं, यानी कि आपको एंट्री लेवल जॉब्स के लिए यंगस्टर्स नहीं मिलेंगे, यानी कि कम जनसंख्या वर्कफोर्स होगी तो कम जनसंख्या कमाने वाली होगी, ज़्यादा जनसंख्या उस पर डिपेंड करने वाली होगी। उनकी रख रखाव, उनकी सेहत से जुड़े हुए खर्चे, ये सारी चीज़ें समाज को उठानी पड़ेंगी। इन चीज़ों से बचने के लिए ही अभी हाल ही में चाइना ने दोबारा से फिर से नए नियम बनाए हैं, और अब वो 2 चाइल्ड पॉलिसी को पुश कर रहा है। लेकिन इतने वर्षों के दौरान लगभग 5 दशक बीत चुके हैं, 6 दशक होने को हैं, 1970 से लेकर के आज तक वहाँ का समाज अभ्यस्त हो चुका है 1 चाइल्ड पॉलिसी के साथ। उनका लाइफस्टाइल, उनका कंफर्ट, उनकी वर्क प्रोफाइल इसी के अकॉर्डिंग अलाइन हो चुकी है। आज वो उतने उत्साहित नहीं है कि वो 2 चाइल्ड पॉलिसी को फॉलो करें, लेकिन चाइना उसके लिए फिर से कई तरह के पॉइंट ऑफ अट्रैक्शंस रखेगा। हो सकता है कुछ कंपल्सिव नीतियाँ भी अपनाई जाएँ, हो सकता है परसुएशन के साथ साथ कोएर्सिव मेजर्स भी अपनाए जाएँ, लेकिन वो ये कर लेगा। तो 2 चाइल्ड पॉलिसी को फिर से अपनाया जा रहा है ताकि चाइना हमेशा जवान बना रहे, एंट्री लेवल जॉब्स के लिए उसे अपने मुल्क से ही वर्कर मिलते रहें, और उसकी जो बूढ़ी होती जनसंख्या है वो जिन पर डिपेंड होने वाली है वो वर्कफोर्स का साइज़ अच्छा खासा बना रहे, और डेमोग्राफिक डिविडेंड की स्टेज में चीन बना रहे। तो चीन ने ये सब चीज़ें की जिसके कारण उसने ग्रोथ रेट को कंट्रोल कर लिया। लेकिन बाकी दोनों मुल्कों में इस तरह की कोएर्सिव पॉलिसीज़ अपनाई नहीं गई। भारत फैमिली प्लानिंग में दुनिया में पहले मुल्कों में आता है, लेकिन कोएर्सिव मैनर में ये काम नहीं करता, वो परसुएसिव है। वो फैमिली प्लानिंग को लेकर के प्रचार प्रसार करता है, लोगों को अच्छी सेहत देता है, सुरक्षा देता है, इम्यूनाइजेशन के वाया बच्चों की मृत्यु दर को घटाता है ताकि लोगों में इनसिक्योरिटी ख़त्म हो और वह ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा करने की कोशिशें ना करें। वो महिलाओं को वर्क फोर्स में पार्टिसिपेट कराने की कोशिश करता है, एजुकेट करता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा महिला काम में आएँ और जो जन्म दर है वो घट सके, क्योंकि महिलाओं को ही इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। अगर वो कामकाज में होंगी तो ये चीज़ें घटेंगी। अर्बनाइजेशन की ग्रोथ जैसे जैसे होगी तो भी ये चीज़ें घट जाएंगी। ओके,
इन सारी चीज़ों पर काम किया गया था। तो कुल मिलाकर के चीन को इन 5 से 6 दशकों के दौरान इस बात का बहुत फ़ायदा हुआ कि जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वहाँ पर गिरी है, फर्टिलिटी रेट वहाँ पर गिरा है। इसके कारण वो अपनी जनसंख्या को अपने रिसोर्सेज के साथ बैलेंस कर पाया, अदरवाइज़ वो समस्या में चला जाता। आने वाले समय में हो सकता है इसको थोड़ा बहुत नुकसान भी हो, लेकिन इन्हीं वर्षों के दौरान भारत में और पाकिस्तान में पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हुआ है। जैसे भारत में 1950 से 1980s के बीच में पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हुआ, लगातार जो बर्थ रेट है वो बढ़ता गया और डेथ रेट कंट्रोल होता गया। डेथ रेट कंट्रोल हुआ क्योंकि भारत ने अच्छी सेहत व्यवस्था की, अच्छा न्यूट्रिशन, फूड सिक्योरिटी, वैक्सीनेशन, ये सारी चीज़ों के कारण डेथ रेट घटा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ी, लॉन्जेविटी ऑफ लाइफ आपने अचीव की। लेकिन दूसरी तरफ से बर्थ रेट नहीं घटा, लोगों को अच्छा खाने पीने को मिला, लोगों को नौकरियां मिली, रोज़गार मिला, खान पीन, बेटर लिविंग स्टैंडर्ड्स, और लोगों ने संतानें पैदा की। ओके, तो ये चीज़ें चल रही हैं अभी भी। नेक्स्ट, हम तीनों ही मुल्कों को देखें तो तीनों ही ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ हैं, क्योंकि पाकिस्तान तो एक तरह से इंडिया ही था 14 अगस्त 1947 से पहले। तो हम अगर इंडिया और चीन दोनों को देखें तो दोनों हज़ारों वर्ष पुरानी सिविलाइजेशंस हैं, दोनों ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ हैं, और दोनों ही सोसाइटीज़ में एक प्रेफरेंस नज़र आती है फॉर द सन। देयर इज़ अ प्रेफरेंस फॉर द सन। बेटों के प्रति एक उत्साह नज़र आता है। बेटे समाज में वंचित हैं, मतलब कि उनको एक्सपेक्ट किया जाता है कि बेटे होने चाहिए, और इसी का नतीजा है कि तीनों ही मुल्कों में आपको जो सेक्स रेशियो है उसका झुकाव पुरुषों की तरफ दिखेगा, महिलाओं की तरफ नहीं दिखेगा। और इसकी वजह से जो सेक्स रेशियो है वो बाइस्ड है महिलाओं को लेकर के, इसमें सुधार हुआ है, चीन में इसको लेकर के सुधार हुआ है, लेकिन ओवरऑल प्रेजेंट सिनेरियो यही है कि तीनों के तीनों समाज ट्रेडिशनल हैं, तीनों के तीनों समाज में एक समय तक कंजर्वेटिव आइडियाज़ को फॉलो किया गया था, और तीनों के तीनों समाज पितृ प्रधान हैं, पैट्रियार्की फॉलो होती है, इसलिए एक बायस नज़र आता है अगेंस्ट द वुमेन। इसके लिए सेक्स रेशियो आपको इंक्लाइन नज़र आएगी इन द फेवर ऑफ द मैन, अधिक पुरुष होंगे महिलाओं के मुकाबले, ये चीज़ आपको नज़र आ जाएगी, तीनों मुल्कों में ये होगा। तो वही चीज़ यहाँ पर भी बताई गई है कि पॉपुलेशन ग्रोथ हाईएस्ट इन पाकिस्तान फॉलोड बाय इंडिया एंड चाइना, सेक्स रेशियो इज बायस्ड अगेंस्ट फीमेल in all 3 countries, fertility rate is lowest in China and highest in India। यहाँ पर पाकिस्तान बीच में आ रहा है, फर्टिलिटी रेट सबसे लोएस्ट चाइना में है तीनों मुल्कों में से, और हाईएस्ट अभी भी भारत में बना हुआ है। अर्बनाइजेशन की बात करें तो चाइना अर्बनाइजेशन में तीनों मुल्कों के मुकाबले हाईएस्ट है। चाइना फर्टिलिटी रेट को भी कंट्रोल कर गया, लोएस्ट हो गया, चाइना की डेंसिटी भी लोएस्ट चल रही है, चाइना में सेक्स रेशियो भी इम्प्रूव हुई है, चाइना में अर्बनाइजेशन भी हाईएस्ट है। मतलब लगभग जो एक आइडियल पैटर्न ऑफ इकोनॉमी होना चाहिए, वर्क फोर्स की शिफ्टिंग को लेकर के आउटपुट का डोमिनेंस किस सेक्टर के वाया आना चाहिए, इन पैटर्न्स को देखें तो चाइना में वो पैटर्न घटित हुए हैं, एग्जीक्यूट हुए हैं, लेकिन बाकी के 2 मुल्कों में वो पैटर्न एज इट इज़ एग्जीक्यूट नहीं हुए हैं। यही कारण है कि 2 मुल्क चाइना से पीछे चल रहे हैं। तो अर्बनाइजेशन हाईएस्ट है चाइना में, सेकंड नंबर पे अर्बनाइजेशन में पाकिस्तान आता है, और लोएस्ट अर्बनाइजेशन इन तीनों मुल्कों के मुकाबले भारत में। भारत के अगर हम आंकड़े 2011 के सेंसस के देखें तो अर्बनाइजेशन सिर्फ 32% के आसपास है, उससे भी कम है, 31.89% के आसपास है। लेकिन अगर हम मौजूदा आंकड़ों को देखें, मौजूदा आंकड़े वगैरह, बेटा वैसे वर्ड समझ आते हैं, आंकड़ा बोलो एक बार, आंकड़े अच्छे लगता है बोलने में, आंकड़े, अदरवाइज मैं डेटा भी कह सकता हूँ, डाटा है ना, पहले डाटा कहते थे, फिर बाद में ये डेटा वाले आ गए। ये लोग डेटा इसलिए कहते हैं क्योंकि टी के बाद ए लगा, अगर ई लगा होता तो डेट होता है ना, अब आ लगा दिया तो डेटा, और हम लोग टी ए वाले टाटा से डाटा कहते थे, ऐसा ही था ना, हम लोग की बचपन से मेंटल ट्रेनिंग क्या थी, टी ए टाटा, टी ए डाटा। लेकिन ये लोग कहाँ से आए, ये कहते हैं टी ई डेट, तो टी ए डेटा। चलो जैसा ये कहते हैं वैसे कर लेते हैं, मैं तो कोई कट्टरवादी आदमी हूँ नहीं, डाटा डेटा जहाँ जो संतुष्ट है उसको वैसा संतुष्ट कर देते हैं। मेन मसला अपना रोकड़ा है, ओके, मेन खेल अपना वही है, वो चलता रहे, बाकी जैसा जो राजी उसकी वही सेटिंग कर देते हैं। तो डेटा, आंकड़ा मने डेटा, ओके। तो कहाँ गया आंकड़ा, अगर मौजूदा आंकड़े पर ध्यान दे तो वो ये कहता है कि लगभग 36% भारत की जनसंख्या अर्बन है, और 38%, 38% पॉपुलेशन जो है वो पाकिस्तान की अर्बन है। ये एक रिलायबल डाटा बताता है। दूसरा डाटा कहता है कि 34% पॉपुलेशन भारत की अर्बन है और 36% पॉपुलेशन पाकिस्तान की अर्बन है।
कुल मिलाकर के कहानी कुछ भी हो, किताब का ये आंकड़ा सही है। किताब कहती है कि पाकिस्तान में अर्बनाइजेशन भारत से ज़्यादा है, तो मतलब सबसे अधिक अर्बनाइजेशन चीन में, उसके बाद पाकिस्तान में, और तीसरे नंबर पर भारत आता है। ओके, इज दैट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने इन आंकड़ों को समझ लिया, ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर देख लिए। अब इसके बाद हम जीडीपी एंड सेक्टर वाइज कंपैरिजन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर जीडीपी फिगर को इस्तेमाल करने की बजाय जीवीए को इस्तेमाल किया जाएगा। जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, जीवीए ग्रॉस वैल्यू एडिशन होता है। जब हम जीवीए की बात करते हैं तो जीवीए क्या फ़र्क आया था जीडीपी से? जीडीपी कैलकुलेशन के लिए जीवीए भी इस्तेमाल होता है। आई बात समझ में? जीवीए सिंपली ये है कि जीडीपी इज इक्वल टू ग्रॉस वैल्यू एडेड प्लस जो भी कोई प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया उसके लिए जो टैक्सेस लगे हैं, तो ग्रॉस वैल्यू एडेड प्लस प्रोडक्ट टैक्सेस माइनस उस प्रोडक्ट पे जो सब्सिडीज दी गई हैं, तो ग्रॉस वैल्यू एडेड प्लस द टैक्सेस ऑफ द प्रोडक्ट माइनस द सब्सिडीज एसोसिएटेड विद द प्रोडक्ट इज इक्वल टू जीडीपी, तो वो जीडीपी आ जाएगा। सिंपल कहानी। अब आप पूछेंगे जीवीए ही क्यों लिया जाता है? जीवीए इसलिए लिया जाता है क्योंकि आप ये देखना चाहते हैं कि किसी भी एक स्टेज में उस प्रोड्यूसर ने पर्टिकुलरली कितनी वर्थ ऐड की है उस प्रोडक्ट में। तो ये कैसे पता लग सकती है? जब हम जीवीए के बारे जाएंगे। कैसे? क्योंकि जीवीए इंटरमीडिएट कॉस्ट को, यानी कि जो इनपुट कॉस्ट है उसको कंसिडर नहीं करेगा। जीवीए किसको कंसिडर करेगा? जो प्रोडक्ट है उसकी जो बिकने वाली कीमत है वो उसको कंसिडर करेगा। आई बात समझ में? तो इससे आपको ये क्लियर हो जा रहा है कि कितनी वर्थ ऐड की गई है उस प्रोडक्ट में उस प्रोड्यूसर के द्वारा, ये आप कैलकुलेट कर लेंगे। इज दैट क्लियर? तो इस तरह से जीवीए का कैलकुलेशन किया जाता है, ग्रॉस वैल्यू एडिशन। सिंपल कहानी ये है कि मोटा माटी आप दिमाग में इतना ही रखिए कि जीवीए जीडीपी ही चल रहा है। ओके, ज़्यादा टेंशन मत लेना। इतनी बात समझ में आई? कहना वो वही चाहता है बट वो और सटीक होकर के चल रहा है कि वो जीवीए के बारे कंपैरिजन कर रहा है, ग्रॉस वैल्यू एडेड, ग्रॉस वैल्यू एडेड। ओके, तो यहाँ पर जीडीपी एंड सेक्टर वाइज कंपैरिजन देखा जाए तो सबसे पहला फिगर ये आ जाता है जो किताब के हिसाब से जो आंकड़ा 2018-19 का है। हमने उसी के नीचे मौजूदा आंकड़ा भी लिखा है। वो क्या है? देखिए, चाइना जो है विश्व भर में ये माना गया है परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से सेकंड लार्जेस्ट जीडीपी है, वो है 22.5 ट्रिलियन डॉलर। लगभग $22.5 ट्रिलियन की इकोनॉमी चाइना की है पीपीपी मोड पे, परचेजिंग पावर पैरिटी मोड पे, और ये सेकंड लार्जेस्ट है। इस हिसाब से इंडिया होती है 9.03 ट्रिलियन डॉलर पीपीपी, और इस हिसाब से पाकिस्तान होता है 0.94 ट्रिलियन डॉलर पीपीपी। ओके, इज दैट क्लियर? तो मतलब भारत का चीन की जीडीपी के मुकाबले बहुत फ़र्क है, बहुत ज़्यादा फ़र्क है, और दूसरी तरफ पाकिस्तान का भारत की जीडीपी के मुकाबले बहुत फ़र्क है, बहुत ज़्यादा फ़र्क है। अब हम इसके मौजूदा आंकड़े भी देख लेते हैं जो कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के सोर्सेज से आए हैं। वो ये कहते हैं कि आज चाइना की जीडीपी परचेजिंग पावर पैरिटी के मोड पे पहुंच चुकी है 39 ट्रिलियन डॉलर पे। तो मतलब $22.5 ट्रिलियन 2018-19 का आंकड़ा बता रहा है, अभी 39 ट्रिलियन डॉलर पे चले गए आप। आज भारत की जीडीपी पीपीपी मोड पे 17 ट्रिलियन डॉलर हो चुकी है, और आज पाकिस्तान की जीडीपी पीपीपी मोड पर 1.66 ट्रिलियन डॉलर है। मतलब चाइना 39 ट्रिलियन डॉलर, पाकिस्तान 1.66 ट्रिलियन डॉलर, भारत 17 ट्रिलियन डॉलर, मतलब 9 से लगभग डबल ही हुआ, 9 से लगभग डबल ही हुआ। पाकिस्तान 0.94 ट्रिलियन से 1.66, भाई वैसे तो वो भी डबल ही हुआ। वो बात अलग है कि वो बहुत कम से डबल हुआ, वो बात अलग है कि उसे 10 गुना हो जाना चाहिए था, लेकिन वो 2 गुना हुआ है। तो 2 गुना कह के भी कंपैरिजन करना कितना गलत होगा। ऑलमोस्ट चीन भी 2 गुना हुआ, ऑलमोस्ट भारत भी 2 गुना हुआ। अब कोई ये कहे कि इसमें क्या है, फिर ऑलमोस्ट पाकिस्तान भी 2 गुना हुआ। मान लीजिए कि आप वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस में ही शामिल हैं, वहाँ पे पाकिस्तान का प्रतिनिधि कहे तो फिर हम भी 2 गुने हुए हैं, तो आप एकदम चुप हो जाएंगे। लेकिन फिर आप आगे कहेंगे वो बात सही है, हम 9 से लगभग 2 गुने होकर 17 हुए, आप कितना 2 गुने हुए? 0.93 से 2 गुने होके 1.66, है कि नहीं? कई बार 2 गुना होना भी अधने जैसा लगता है, कमज़ोर लगता है। तो हमें तो पाकिस्तान से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम उनके विरुद्ध कोई बात नहीं कैसी कह रहे हैं। हम तो बस ये कह रहे हैं कि 2 गुना होना भी पर्याप्त नहीं है, 10 गुना होना चाहिए था अगर कुछ होना था तो। तभी हालात बदहाल हैं, तभी हालात बदहाल। लेकिन ये क्यों हुआ है जानते हैं?
हो जाते वो, क्योंकि ये तो वो जीडीपी है जो गिनती में आ रही है, जो दिख रही है, लेकिन वहाँ तो एक अलग जीडीपी भी चलती है। वो वेल्थ जो वहाँ पर एक्युमुलेट की गई है जिन वर्गों के द्वारा, जो जीडीपी में शायद कहीं दिख ही ना रही हो, तो वो भी एक सिनेरियो है। ओके, इज दैट क्लियर? तो ये मौजूदा परिस्थिति है जीडीपी आंकड़ों पर तीनों ही मुल्कों का। तो क्या इसी तरह से जिंदगी चल रही थी? हमेशा से ऐसे ही काम कर रहे थे? काम अलग तरह से करते थे। कैसे? 1980 को देख लेते हैं। देखिए, चाइना डबल डिजिट ग्रोथ में था उस समय में, डबल डिजिट ग्रोथ रेट फॉलो कर रहा था। पाकिस्तान इंडिया से अहेड था। मतलब अगर हम 1980 की बात करते हैं तो सबसे पिछड़ा हुआ, सबसे बॉटम पे इंडिया था भाई, क्योंकि इंडिया उस समय तक अपने 40 ईयर्स के क्लोज्ड इकोनॉमी के, स्टेट लेड इकोनॉमी के एक्सपेरिमेंट्स के सबसे निचले स्तर पर खड़ा था। मतलब 4 दशकों तक भारत ने जो क्लोज्ड इकोनॉमी सिस्टम फॉलो किया, जो इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन का कॉन्सेप्ट फॉलो किया, जो एक्सपोर्ट प्रमोशन के कॉन्सेप्ट्स को उसने अंडरमाइन किया था उस समय में, और सोशल जस्टिस के सिद्धांत के साथ चल रहा था। पब्लिक सेक्टर में हाई लेवल करप्शन थी, वो अनकॉम्पिटेटिव मैनर में काम कर रहे थे क्योंकि उनको कैप्टिव मार्केट प्रोवाइड की हुई थी क्लोज्ड इकोनॉमी के तौर पर, और जो मैनेजमेंट है वो पूरी तरह से कॉम्प्रोमाइज्ड चल रही थी। और इसका नतीजा ये निकला था कि 1980 जब आपका आया तो आपको सोचना पड़ा कि अब हमें रिफॉर्म्स करने पड़ेंगे। और यही वो समय था 1980s का डिकेड, जब राजीव गांधी के समय में रिफॉर्म्स की शुरुआत हो चुकी थी और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का एडवेंट भारत में हो चुका था। ये मैं 1985 के आसपास की बात बता रहा हूँ। और उसके बाद बड़े स्तर पर इसे योजना के तौर पर, एक नियम के तौर पर घोषित कर दिया गया, पॉलिसी की फॉर्म में, एलपीजी के रूप में 1991 में। और उस समय भी कांग्रेस की सरकार थी, पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे और देश के वित्त मंत्री हुआ करते थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री भी रहे हैं और अब उनका निधन हो चुका है। तो कुल मिलाकर के कहानी ये है कि 1980s के बाद ही भारत रिफॉर्म करेगा और फिर बाउंस बैक करेगा। लेकिन तब तक भारत के कंपैरेटिवली पाकिस्तान की इकोनॉमी ओपन थी। भारत के कंपैरेटिवली पाकिस्तान की इकोनॉमी ओपन थी। 1970 तक ईस्ट पाकिस्तान यानी कि बांग्लादेश के फ्रंट पर वैश्विक व्यापार चल भी रहा था। वो विश्व की चीज़ों को कंज्यूम भी कर रहे थे और ग्लोबल लेवल पर पाकिस्तान को लोन्स और एडवांसेस भी मिल रहे थे, ग्रांट्स भी आ रही थी, पैसा भी आ रहा था। और यही चीज़ें पाकिस्तान के लिए अब नुकसानदायक भी बनेगी 1980 ऑनवर्ड, क्योंकि एक कम्युनिटी रिफॉर्म्स की तरफ जाने नहीं देना चाहती थी। डेट माउंट हो चुका था बहुत अधिक और लगातार पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बनी हुई थी, क्योंकि कू होते चले जा रहे थे। लंबी अवधि के कू वहाँ पर हुए थे और वहाँ पर मिलिट्री शासन लगा था। इन सारी चीज़ों ने अब इस समय के बाद एक वाटरशेड डिवाइड क्रिएट किया है कि इस पड़ाव के बाद चीन और भारत उस एक्सपेक्टेड लाइन पर ग्रो कर जाएगा, जो एक्सपेक्टेड लाइन जरूरी थी वाया द रिफॉर्म्स। चीन बहुत बेहतर कर जाएगा, भारत ठीक ठाक रफ्तार पकड़ेगा। लेकिन पाकिस्तान की पिछड़ने की कहानी इसके बाद से शुरू हो जाएगी कि 1980s 1990s के दौर के बाद पाकिस्तान तीनों सेक्टर, चाहे वो प्राइमरी सेक्टर दैट इज़ एग्रीकल्चर, सेकेंडरी सेक्टर दैट इज़ इंडस्ट्री और टर्शरी सेक्टर दैट इज़ सर्विस, इन तीनों सेक्टर में ग्रोथ रेट पे डिसलरेट करेगा। आई बात समझ में? तो ये, लेकिन 1980 जहाँ से तीनों ने मुल्कों ने किक स्टार्ट किया है, उस वर्ष की, उस दशक की कहानी अगर देखें तो चीन तब डबल डिजिट ग्रोथ में आ गया था, क्योंकि 1978 से रिफॉर्म्स को पुश दे दिया था चीन ने। और उसके बड़े कारण भी हैं जो हमने आपको बताया था कि चाहे नुकसानदायक भी रहे हों, लेकिन जो माओ जेडोंग के समय में बदलाव किए गए थे, जो सिस्टम्स लाए गए थे, उनके द्वारा एक बुनियादी ढांचा तो बना दिया गया था। उनके द्वारा एक स्मॉल स्केल एंटरप्रेन्योर तो गाँव में क्रिएट किए ही गए थे, बैकयार्ड फर्नेसेस के रूप में ही सही, लेकिन वोकेशनल सिस्टम एग्जिस्ट कर रहा था। और उसके पहले 1911 के रेवोल्यूशन के समय और उसके पहले क्विंग डायनेस्टी के समय में एजुकेशन को पुश देना, वोकेशनलाइजेशन को प्रमोट करना, ये सारी चीज़ें एग्जिस्ट कर रही थी। और लगातार जब चीन के लोगों ने माओ जेडंग के समय में दो बदलाव जो लाए गए माओ जेडंग के द्वारा, उसके तहत नेगेटिव इम्पैक्ट देखा कि इकोनॉमी क्लोज करने का क्या नतीजा होता है। सेल्फ कंटेंट, सेल्फ रिलायबल इकोनॉमी अगर हम चलाते हैं तो हम नहीं जीवन बेहतर कर सकते। तो इवन उनके अंदर एक ईगरनेस थी कि अब हमें ओपन इकोनॉमी की तरफ जाना है, इसलिए वो बड़ी ज़ील के साथ उस तरफ बढ़ गए। चीन को मदद इस बात की भी मिली कि वहाँ पे रिजिम्स बड़े स्ट्रिंजेंट थे, वन पार्टी रूल था, तो जिस रूप में चाहा इस रूप में उन्होंने नियमों को लागू करवा भी लिया था, तो उनको सफलता भी वहाँ पर मिल गई थी। तो इसलिए 1978 ऑनवर्ड ये हो गया और 1980 के बाद अच्छा खासा चीन में बदलाव रिफ्लेक्ट होना शुरू हो गया था। भारत अब धीरे धीरे शुरू करेगा और पाकिस्तान यहीं पर ड्रैग कर जाएगा।
पिछड़ेगा। जो कुछ थोड़े बहुत रिफॉर्म अधमने तरीके से करेगा भी वो ढंग से लागू नहीं हो पाएंगे और वो रिजल्ट्स नहीं दे पाएंगे। रिफॉर्म्स की एक ब्यूटी होती है, या तो करो मत करो तो पूरा, ये स्टूडेंट की लाइफ में है, या तो रेजोल्यूशन बनाओ मत, अब बनाओ तो ढंग का बनाओ और फिर फॉलो करो। मतलब अधूरा अधमने से मन से कुछ नहीं होता भाई, दिन भर में करके देख लेना। या तो डट के काम कर लो, पढ़ाई कर लो, और या फिर करो मत, मौज मस्ती कर लो, कल पढ़ लेना डट के, लेकिन थोड़ी मौज मस्ती, थोड़ी पढ़ाई, थोड़ा थोड़ा मोबाइल, थोड़ी थोड़ी पढ़ाई, थोड़ी थोड़ी गप्पें, थोड़ी थोड़ी पढ़ाई, सब कुछ चौपट हो जाता है, कुछ भी ढंग का नहीं हो पाता। बीच बचाव में रह जाते हैं, फिर ऐसी जीडीपी बन के रह जाता है आदमी 0.94 से 1.77। दोगुना तो होता है लेकिन मज़ा नहीं आता। अगर ऐसा होना है 22 से सीधे 39, तो फिर वही है, डट के लग के खींच के काम होता है। ओके ठीक है अरमान। तो 1980s की परिस्थिति है कि चाइना डबल डिजिट ग्रोथ रेट फॉलो कर रहा है, पाकिस्तान इंडिया से अहेड है, इंडिया बॉटम पे चला आ रहा है। चाइना के बारे में कुछ खास तथ्य, हमने यही कहा था कि चाइना के पास बहुत ज़्यादा ज़मीन है, तो इससे हमें लगता होगा कि हाँ भाई चाइना फिर इतनी ज़्यादा ज़मीन के कारण हर मामले में भारत से आगे होना चाहिए, इसलिए वो ग्रो करता है। नहीं, ऐसा नहीं है। उसका एक आंकड़ा यहाँ पर पता चलता है, वो क्या, देखिए चाइना की जो टोपोग्राफी है और चाइना की जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, इसके कारण से जो एरिया सूटेबल है फॉर कल्टीवेशन वो बहुत ही स्मॉल है, रिलेटिवली स्मॉल है। जितनी बड़ी कंट्री है उसके मुकाबले कल्टीवेशन के लिए सूटेबल एरिया बहुत ही स्मॉल है, और वो कितना है, ओनली अबाउट 10% ऑफ द टोटल लैंड एरिया। ये फिगर बहुत ज़बरदस्त है। इस बार का यूपीएससी का एमसीक्यू भी था कि टोटल लैंड एरिया का 10% ही कल्टीवेबल लैंड है। तो फिर चाइना से इतना छोटा मुल्क साइज में इंडिया, तो फिर ये जो चीन का टोटल कल्टीवेबल लैंड है, दैट इज 10% ऑफ द टोटल लैंड एरिया ऑफ द चाइना, ये इंडिया की कल्टीवेबल लैंड के मुकाबले कितना है? तो जितना इंडिया कल्टीवेबल लैंड है ये उसका सिर्फ 40% ही है। तो मतलब इंडिया में कल्टीवेबल लैंड चाइना से ज्यादा है। ये क्वेश्चन था, मैंने बताया अभी आपको। यील्ड चाइना की जान है उसकी यील्ड, उसकी पर यूनिट एरिया पर पैदावार एक एग्रीकल्चर सीजन में क्रॉप यील्ड जबरदस्त। क्यों? सारे रिफॉर्म्स लैंड कंसोलिडेशन से लेकर के मॉडर्न फार्मिंग मेथड तक, लैंड कलेक्टिवाइजेशन के बाद जो कोऑपरेटिव्स बनानी थी, देखो हुआ क्या, मेन कहानी क्या है। पहले सिंपल कम्यून सिस्टम था, कलेक्टिव लैंड था, और बाद में वही कोऑपरेटिव हो गया। आपने वही लैंड लीज पर दे दिया लोगों को और उनको बोला कि आप ग्रुप में काम कर लीजिए, आपके पास एक तरह का मलिकाना हक ही है, फसल क्या उगानी है, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या बनाना है, आप लोग डिसाइड करिए। तो वो क्या है कि एक रेडिली अवेलेबल सिस्टम वहाँ था ही। तो इसकी वजह से जो छोटे छोटे किसान थे या जो छोटी छोटी ज़मीनें थी, वो इकोनॉमी वाइज प्रोग्रेसिवली काम करें, इसके लिए उन्हें जुड़ना था। वो जुड़ी ही थी। ये हुआ ही हुआ था। भारत में हम अभी तक लगे हुए हैं। अब भारत में क्योंकि संपत्ति पर परिवार का अधिकार है, तो और संपत्ति यहाँ पर पैतृक कल्चर, पेट्रियार्कल कल्चर को सपोर्ट करती है। ऐसे में बाप के आगे बेटे हैं तो संपत्ति उनमें 5 एकड़ है तो 2.5 एकड़ हो गया, 2.5 एकड़ है तो आगे 1.25 एकड़। तो इस वजह, और दोनों बेटों को बराबर अच्छी जमीन और बराबर खराब जमीन देनी है। इस चक्कर में क्या हो रहा है, मतलब एक बेटे का 1 एकड़ यहाँ, 1 एकड़ वहाँ, 1 एकड़ वहाँ पे, एक बहुत अच्छी, ठीक ठीक अच्छी, एक बहुत खराब जमीन। इस तरह से लैंड डे बाय डे स्कैटर्ड होता गया, लैंड फ्रेगमेंटेड होता गया। लैंड कंसोलिडेशन के जो फायदे कुछ बहुत हुए भी थे, वो सारे भी डिफाई हो गए। और जब तक लैंड कंसोलिडेटेड नहीं होगा, छोटे छोटे ज़मीनें आपस में जुड़ करके बड़े लैंड नहीं बनेंगे, आप मॉडर्न फार्मिंग मेथड या मैकेनाइजेशन कैसे करेंगे? आप इनकम वाइज उन खेतों को प्रोडक्टिव कैसे बनाएंगे? या मान लीजिए आपने वहाँ पर माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट भी लगाने हैं, वो पाइप कैसे बिछाएंगे? नहीं होगा। और कोऑपरेटिव सोसाइटी भारत में अचीव करना वैसे मुश्किल है। जाति प्रथाएं बहुत ज़बरदस्त है, वर्ण व्यवस्था बहुत ज़बरदस्त है यहाँ पर, और बड़े छोटे के किसान का बीच की खाई बहुत ज़बरदस्त है। और डर है छोटे किसानों के बीच के बड़ा किसान ज़मीनें ना हड़प ले, बड़ा संगठन ज़मीनें ना हड़प ले, क्योंकि एक समय में ये हुआ भी था जब लैंड कंसोलिडेशन किए गए थे। उसके बाद जब ज़मीनें सरकारों ने पहले सबकी पूल इन करवाई और उसके बाद उन ज़मीनों के चक बनाए, ब्लॉक, और चकबंदी कहते हैं इसको, और फिर सबको ज़मीनें एलोकेट की गई। तो उस समय में ये सवाल खड़े भी हुए थे कि जो तगड़े लोग हैं, जो बड़े किसान हैं, उनके पटवारियों कानूनगों के साथ सेटिंग करके उस सारे पूलिन ज़मीन में से सारे अच्छे चक अपने पास रख लिए और सारे कमज़ोर चक जो हैं वो उनको दे दिए, जो कमज़ोर किसान है, छोटे किसान हैं, जबकि ओरिजिनली उनके पास कुछ अच्छी अच्छी ज़मीनें भी थी। तो वो बाद में डर गए, कहते ये क्या? आई बात समझ में? शुरुआती तौर में जब लोगों से ज़मीनें इकट्ठी कराई गई, पंजाब की बात बताता हूँ, जब लोगों से ज़मीनें सारी इकट्ठी कराई गई, उसके बाद ज़मीनें बांटनी थी, तो लोगों से पूछा 1 रुपये वाली ज़मीन लेनी है, 50 पैसे वाली ज़मीन लेनी है या 25 पैसे वाली? 1 रुपये वाली ज़मीन मतलब सबसे फर्टाइल ज़मीन और 2 फसलें इरीगेटेड,
मान लो 50 पैसे वाली ज़मीन की ठीक ठाक फर्टाइल ज़मीन और एक फसल इरीगेशन वाली, 25 पैसे वाली ज़मीन मतलब कोई भी फसल इरीगेटेड नहीं और ज़मीन की क्वालिटी भी उतनी अच्छी नहीं। जिन्होंने तो 25 पैसे वाली ज़मीन चुनी उनको तो बहुत सारी ज़मीन मिली, जिन्होंने 1 रुपये वाली ज़मीन चुनी उनको बहुत कम ज़मीन मिली। गुरदासपुर के बेल्ट में ज़्यादातर ज़मीन 1 रुपये वाली ज़मीन ही थी, क्योंकि फर्टाइल थी, इरीगेटेड थी, क्योंकि वो उस पाकिस्तान के नज़दीक आता है जो पंजाब पाकिस्तान में है, और जो बंटवारे के बाद इरीगेशन नेटवर्क है मेनली वो उस रीजन में ही रहा। तो कुल मिलाकर के इस ज़मीन के रीडिस्ट्रीब्यूशन में, दोबारा के बंटवारे में बहुत सी धांधलियाँ हुई थी। इसको लेकर के लोगों का ज़मीन पूलिंग करने वाले कॉन्सेप्ट से विचार उठ गया। और दूसरा, वो जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बनाई गई थी, उन कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में शुरुआत में ज़मीनें हड़पी बहुत की गई, हड़प ली गई, बैल संद सब हड़प लिए गए। ये चीज़ों को लेकर के भी छोटे छोटे किसान डर गए, कहते भाई अपना हल बैल चला लेंगे, हाथों से मिट्टी निकाल लेंगे, लेकिन बड़े संगठन का हिस्सा नहीं बनना। इसकी वजह से कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ काम ही नहीं कर पा रही, लैंड कलेक्टिवाइज हुआ ही नहीं, लैंड कंसोलिडेशन के रिफॉर्म ढंग से देश भर में लागू हुए नहीं। पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में, कुछ मध्य प्रदेश के इलाकों में ढंग से लागू हुए, वहाँ पर प्रगति देखी, और उसके बाद भी कानून अबेंडन कर दिया। पंजाब में अब अबेंडेंड है, सस्पेंडेड है लैंड कंसोलिडेशन का कानून। तो कुल मिलाकर के लैंड सीलिंग, लैंड रिफॉर्म, ज़मींदारी एबोलिशन, टेनेंसी के कानून सही से भारत में हो ही नहीं पाया ये काम। लंबे वर्षों की लिटिगेशन, लंबे समय तक के भ्रष्टाचार, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर के साथ कई तरह के धोखे। लेकिन चीन में ये रेडिली अवेलेबल था कि बस ये है कि कम्यून सिस्टम हटा दिया, कलेक्टिवाइजेशन वाला टैग हटा दिया। उनको बस बोला कि ऐसा था कि पहले जब तुम एक कलेक्टिविटी में रहते थे तो पहले स्टेट ही सब कर रहा था, स्टेट बता रहा था क्या फसल उगाओ, कितने के इनपुट डालो, कितने फसल बेचो, बस अब इतना है, तुम कलेक्टिव ही रहो। तुम्हें 99 साल की लीज दे देते थे, इस ज़मीन पे लीज ले लो, तुम तय करो क्या फसल उगानी, कैसे फसल। तो किसानों ने आपस में बातचीत की और उन्होंने जाना, कहते यार खेत छोटे छोटे हो जाएंगे अगर हम बांटेंगे, एक बड़ा खेत है, अच्छा ब्लॉक है, चलो मिलकर के ट्रैक्टर लाते हैं, मिलकर के इरीगेशन पंप लगाते हैं, मिलकर के वेयर हाउस बनाते हैं, आगे बढ़ते हैं। और सरकार ने ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सब्सिडीज भी दी। तो इसका नतीजा उन लोगों को मिला, फिर प्रगति हुई वहाँ पर। फिर इसमें दिक्कत वाली क्या बात है। लेकिन कुल मिलाकर के कहानी ये है कि अगर वहाँ की टोपोग्राफी देखें, इतना बड़ा तो तिब्बतन प्लेट्यू एरिया ही है, तो वहाँ की टोपोग्राफी आप जान ही रहे हैं कितनी रगड़ है, कितना ड्राई है। तो वहाँ तो एग्रीकल्चर के नाम पे क्या ही उगा लोगे। उसके बाद आप देख रहे हैं इतना बड़ा लूज, द चाइनीज़ लूज, वो जो मिट्टियाँ, वो जो मंगोलिया डेजर्ट का सारा क्षेत्र जहाँ से नदियाँ गुजरती हैं, वहाँ पर भी ऐसी की तैसी। वो जो उत्तरी इलाके हैं वो भी पथरीले हैं, बहुत ज़्यादा हार्श क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, जो मंगोलिया के बॉर्डर के आसपास पड़ता है, वहाँ भी प्रॉब्लम है। मेन खेती बाड़ी कहाँ पर हो रही है, जो इंपॉर्टेंट 2-3 नदियाँ उनके वैली रीजन्स और ईस्टर्न कोस्टल बेल्ट के क्लोज, तो वो बहुत ज़मीन कम है। तो क्लाइमेटिक कंडीशंस और टोपोग्राफी के कारण वहाँ पर जो एक्चुअली में टोटल लैंड का कल्टिवेबल लैंड है वो तो 10% ही है, और ये 10% लैंड भारत के कल्टिवेबल लैंड का सिर्फ 40% है। मतलब भारत के पास चीन के मुकाबले वैसे लैंड तो बहुत कम है, लेकिन कल्टिवेबल लैंड ज़्यादा है, क्योंकि भारत का तो कण कण फसलें उगाता है, जगह जगह पर फसलें उगा रही, पहाड़ों को भी कंटोर में बांट बांट करके वहाँ खेती कर रहा है। लेकिन उसके बाद भी यील्ड कम होने के कारण भारत खेती बाड़ी में चीन के मुकाबले में नहीं है। आई बात समझ में, ये दिक्कत की बात है हमारे यहाँ। तो ये है, so in China due to topographic and climatic conditions the area suitable for cultivation is relatively small, that is only about 10% of the total land area. So the total cultivable area in China accounts for 40% of the total cultivable area in India. Okay, ये मौजूदा हालात हैं दोनों मुल्कों के। In 1980, अब 1980 में चीन ही को देखो, more than 80% workforce engaged in agriculture in China। 1980 में 80% से ज़्यादा लोग खेती बाड़ी में लगे हुए थे चाइना में, क्योंकि 1978 में ही रिफॉर्म आए, और उसके पहले माओ जेडंग के समय में ग्रेट लीप फॉरवर्ड का दौर चल रहा था। तो उस समय में सारा मेन खेला तो गांव में ही खेला गया, और वो खेल ऐसा खेला गया कि लोगों को सबको बोला कि आओ सारे किसान इकट्ठे हो जाते हैं, लैंड कलेक्टिव कर लेते हैं, और उन्हीं को बोला कि ऐसा करो शाम को अपने ही बैकयार्ड में अपने बर्तन वर्तन गला के लोहा बना दिया करो। चलो थे तो वो किसान ही। तो कुल मिलाकर के 80% से अधिक वर्क फोर्स खेती बाड़ी में लगी थी 1980। लेकिन देखो इसको कैसे बदला, चीन ने सिनेरियो को चेंज किया जो कि जरूरी था। वो क्या था, 2019 में देखिए कि उसी चीन की वर्कफोर्स का सिर्फ 26% ही एग्रीकल्चर में है। 1980 में 80% से ज़्यादा वर्कफोर्स एग्रीकल्चर में है, लेकिन 2019 में सिर्फ टोटल वर्कफोर्स का सिर्फ 26% ही एग्रीकल्चर में है। और जो ग्रॉस वैल्यू एडेड, जिसको ब्रैकेट में मैंने जीडीपी लिख दिया है, उसमें एग्रीकल्चर का कॉन्ट्रीब्यूशन किधर चला गया, उसमें एग्रीकल्चर का कॉन्ट्रीब्यूशन 7% है। सो द कॉन्ट्रीब्यूशन टू जीवीए इज 7%। मतलब चीन बड़े पैमाने पर जीडीपी में कंट्रीब्यूशन एग्रीकल्चर का डाउन ला पाया, और साइमल्टेनियसली वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन भी डाउन ला पाया। दूसरी तरफ भारत एग्रीकल्चर का जो कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में, उसको तो डाउन लाया, 16% पे लेकर के आया, लेकिन वर्कफोर्स डाउन नहीं ला पाया।
ये सबसे बड़ी समस्या की बात आज भी 43% किताब का आंकड़ा कह रहा है, 43% लोग शुद्ध रूप में खेती बाड़ी पर निर्भर कर रहे हैं। इसकी वजह से मतलब लोगों को आपने नॉन रेम्यूनरेटिव सेक्टर में लगाया हुआ है। देश की लगभग आधी वर्कफोर्स आपने नॉन रेम्यूनरेटिव सेक्टर में लगाई है, जिसके द्वारा देश की कुल आउटपुट का सिर्फ 16% ही आउटपुट दिया जा रहा है। मतलब इफ वी टॉक अबाउट एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट, इफ वी कंसिडर द इकोनॉमी, द हेल्थ ऑफ द इकोनॉमी, द प्रोग्रेस ऑफ द इकोनॉमी, वी विल कंसिडर टू इंडिकेटर्स एसोसिएटेड विद द आउटपुट एंड द एम्प्लॉयमेंट। Sectoral distribution, output wise you are having 16% share in the output only, that is agriculture, but employment wise you are contributing approx 50% population workforce. That's not correct. तो चीन जो है वर्कफोर्स को भी डाउन लाने में कामयाब हो पाया। बहुत एक मुल्क में 80% से ज़्यादा लोग खेती बाड़ी में लगे पड़े हैं और उनको वो लिटरली खींच करके 26% पे ले आया और कंट्रीब्यूशन में ले आया, क्योंकि उसने बाकी सारी वर्कफोर्स को मोटिवेट किया उसी समय में कि भाई ट्रांसपोर्ट सेक्टर में आ जाओ, कमर्शियल एक्टिविटीज़ में आ जाओ, सर्विस सेक्टर में चलते हैं, इंडस्ट्रियल सेक्टर में चलते हैं, एसएमईज बनो, काम धाम करते हैं, कुछ मजे लेते हैं। तो उसने उस जमाने में मैंने आपको बताया कि उसने कैसे माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्रेन्योर्स को खड़ा किया, कैसे उसने सर्विस सेक्टर को बूम किया, कैसे उसने कनेक्टिविटी को बढ़ाया आगे। तो इसकी वजह से उसकी वर्कफोर्स से शिफ्ट हुई एग्रीकल्चर से इंडस्ट्री और इंडस्ट्री से सर्विस। तो दुनिया भर में जब भी कोई इकॉनमी प्रोग्रेस करती है तो एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट, यानी कि एम्प्लॉयमेंट मैंने वर्कफोर्स, आउटपुट मैंने जीडीपी, ये यहाँ पे जीवीए। तो कोई भी अर्थव्यवस्था जब इकोनॉमी में प्रोग्रेस करती है विद द पैसेज ऑफ टाइम, तो वो एग्रीकल्चर से यानी कि प्राइमरी सेक्टर से सेकेंडरी में जाती है, सेकेंडरी से टर्शरी से, ये ट्रांजिशन होता है। एग्जैक्टली ये ट्रांजिशन हुआ है चीन में, एग्जैक्टली ये ट्रांजिशन हुआ है चीन में। इसलिए वहाँ पर जितनी का आउटपुट बढ़ी है जिस सेक्टर में, उस हिसाब से उस सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट भी आया है। इस हिसाब से मतलब जितना का जो सेक्टर रेम्यूनरेटिव बना है उतना का उस सेक्टर में लोग भी कार्यरत रहे हैं। इसी वजह से लोगों को आमदनी हुई है, लाभ हुआ, उन्होंने मांग पैदा की है। जब लोग मांग पैदा करेंगे तभी अर्थव्यवस्था भी चलेगी भाई, ऐसे कैसे चल सकती है। लोगों ने शिक्षा प्रेफर की, लोगों ने बेटर लिविंग स्टैंडर्ड प्रेफर किया, लोगों ने टूरिज्म प्रेफर किया, घूमने गए, इधर उधर चिलचिलाते रहे, मजे लेते रहे। ये सब वहाँ पर हुआ क्योंकि ट्रांजिशन स्मूथ रहा और ट्रांजिशन स्टेप बाय स्टेप रहा जैसा होना चाहिए। ये बात ये सही है कि आज की डेट में वहाँ पर सर्विस सेक्टर ही डोमिनेट कर रहा है, जो कि होना भी चाहिए, क्योंकि जब आप इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट में आगे की स्टेजेस पे जाते हैं तो आपके यहाँ सर्विस सेक्टर ही डोमिनेट करेगा। लेकिन चीन और पाकिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान में क्या हुआ है? इंडिया और पाकिस्तान में बाईपास हुआ है। आप प्राइमरी यानी कि एग्रीकल्चर सेक्टर से इंडस्ट्री सेक्टर में जिस तरह से जाना चाहिए था वैसे नहीं गए, आप उसको बीच में बाईपास करके सीधा सर्विस में घुस गए जाके, और इसकी वजह से आप प्राइमरी से सीधा टर्शरी या फिर एग्रीकल्चर से यूँ कहिए सर्विस सेक्टर में शिफ्ट हुए हैं। और इसी का नतीजा है कि आज आपके देश में आउटपुट यानी कि जीडीपी या जीवीए वाइज तो सर्विस सेक्टर ही डोमिनेट कर रहा है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट में डोमिनेट नहीं कर रहा है। एम्प्लॉयमेंट में डोमिनेट नहीं कर रहा है। और बड़े बुजुर्ग और सयाने कह के गए हैं, स्कॉलर कह के गए हैं कि कोई भी वो मुल्क जो बिल्कुल नीचे से ऊपर की ओर उठ रहे हों एग्रीकल्चर से, जो सोसाइटीज़ ट्रेडिशनल हों, जिन सोसाइटीज़ में बड़े पैमाने पर जनसंख्याएँ हों, उन मुल्कों को हमेशा ये मान करके चलना चाहिए कि एक लंबे अरसे तक उनकी देश का इंजन ऑफ ग्रोथ वो सर्विस सेक्टर को ना बनाएं, मैन्युफैक्चरिंग को बनाएं, सेकेंडरी सेक्टर को बनाएं, वरना वो एक्सक्लूसिव जीडीपी की फिगर को अचीव कर जाएंगे। वो एक ऐसे स्टेटस को अचीव कर जाएंगे जिसमें एक्सक्लूसिव जीडीपी ग्रोथ होगा। मतलब आउटपुट तो बढ़ रहा है लेकिन वो इंक्लूसिव नहीं है, वो लोगों की पार्टिसिपेशन से नहीं है। मतलब वो आउटपुट एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने में असफल है, मतलब वो लोगों का जीवन स्तर बदलने में असफल है, बेहतर जीवन स्तर नहीं है। मतलब वो वो अर्थव्यवस्था अपने देश के सारे रिसोर्सेज को मोबिलाइज नहीं कर पाई। मतलब वो हर कण कण में, हर क्षेत्र में, हर जगह पे जहाँ से जीडीपी डेवलप करा सकती थी वो नहीं अभी करा पाई। बहुत सारा पोटेंशियल अनटैप्ड है। कुछ ही चीज़ें, कुछ ही क्षेत्र, कुछ ही लोग, कुछ ही सेक्टर सिर्फ जीडीपी का हिस्सा बने हुए हैं और बस उसी के बाद वो चल रहे हैं। ये फ्रेजाइल होता है, वो गिर जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, ये ठीक नहीं है। इसके लिए भारत जैसा मुल्क जिसके पास इतनी अधिक जनसंख्या है, वहाँ पर हमें, जहाँ पर मॉडर्न साइंस एंड टेक्नोलॉजी को इम्बाइब करके अपने देश की वर्थ को इंक्रीज़ करने के लिए, बेहतर वैल्यू एडिशन करवाने के लिए ऐसी इंडस्ट्रीज़ लगानी है जो कैपिटल इंटेंसिव हों। साइमल्टेनियसली ही हमें ऐसी इंडस्ट्रीज़ लगानी है जो लेबर इंटेंसिव हों, ऐसी इंडस्ट्रीज लगानी है जो कैपिटल और लेबर का बैलेंस भी अचीव करें, ताकि हमारे देश में जो अर्थव्यवस्था का विकास हो रहा है, जो आउटपुट है गुड्स एंड सर्विसेज की, वो देश का विकास यानी कि देशवासियों के विकास में लग जाए, ताकि हम हमारे देश से डिमांड मोबिलाइज कर सकें,
ताकि हम हमारे देश के ग्रामीण इलाकों का विकास कर सकें, ताकि हम ग्रामीण इलाकों से शहरी इलाकों की और माइग्रेशंस को रोक पाएँ, ताकि शहरों को ओवरबर्डन होने से रोक पाएँ, ताकि लंबे समय तक एक सस्टेनेबल पैटर्न ऑफ ग्रोथ इस्टेब्लिश हो पाए, क्योंकि लंबे समय तक डिमांड इस्टेब्लिश हो पाएगी। ये सब तब हो पाएगा जब उस विकास से ज़्यादा लोगों का जीवन बदलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग अच्छी सेहत, अच्छी शिक्षा, अच्छे जीवन स्तर, अच्छे निवास के लिए खर्चा करेंगे, अच्छी सुविधा पाने की इच्छा से खर्चा करेंगे, और ज़्यादा लंबे वर्षों तक फिर यह खर्चा उस देश के उद्योग धंधों को चलाए रखेगा। और ये उस मुल्क को सोचने, समझने और तकनीक के विकास का समय देंगे कि पूरा का पूरा मुल्क एक समय में जाकर के बेहतरीन सर्विस सेक्टर में बदलेगा, और फिर पूरी दुनिया को अच्छी अच्छी AI सर्विसेज, इंटरनेट ऑफ द थिंग जैसी सर्विसेज देगा, और दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की और मलाइयाँ खाएगा। लेकिन थोड़े से शहर के थोड़े से लोग का एक सेक्टर सर्विस बस AI के वाया आगे बढ़ रहा है, AI का फ़ायदा उठा रहा है। बाकी तमाम देश, उसके बाकी सारे सेक्टर, बाकी सारे एरियाज़ ऑफ इकॉनमी और तमाम जनसंख्या अभी उसी दौर में बैठी है कि नीचे बैठ कर के आसमान देख रहे हैं। ये ठीक नहीं। ये इनइक्वालिटीज़ को प्रमोट करता है, इन एगैलिटेरियन सोसाइटी बनाता है, ये देश में इंफ्रास्ट्रक्चर को लोपसाइडेड मैनर में डेवलप कराता है, ये इकोनॉमिक ग्रोथ भी लोपसाइडेड करवा देता है, ये देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट भी लोपसाइडेड कराता है, और इसकी वजह से लंबे समय में डिस्क्रिपेंसीज आ जाती हैं एक इकोनॉमी के अंदर। क्योंकि आप देखते हैं, अरे अभी इस रीजन का तो पोटेंशियल टैप ही नहीं हुआ था, ले भाई अभी पहाड़ तो पिछड़ ही गए यार, ग्रामीण इलाके तो पिछड़ गए, रिमोट एरिया तो पीछे ही रह गए। अगर वहाँ इरीगेशन ले जाते, अगर वहाँ पर अच्छे बीज ले जाते, अगर वहाँ अच्छी फार्मिंग प्रैक्टिसेस, ऐसा लगता है जैसे एक भारत में कई भारत बार बार उजागर हो रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे अभी और दसियों बार एक साइकिल चला सकते हैं दोबारा इकोनॉमी का। ये प्रॉब्लम हो जाती है, पीछे जा जाके दोबारा आगे नहीं आ सकते। फिर आप उन लोगों के सामने मजबूरी पैदा करेंगे कि देखो यार, तुम्हारे ग्रामीण इलाके पिछड़े रह गए, तुम्हारे रिमोट एरियाज रह गए, तुम्हारे पहाड़ पिछड़े रह गए, तुम्हारे रेगिस्तान पिछड़े रह गए, अब तो विकास यहाँ पर केंद्रित है, अब हम यहाँ से आगे को बढ़ेंगे, अब नहीं जा सकते, तुम लोग आ जाओ यहीं पे, आओ इसी के साथ जुड़ के बढ़ जाओ। ऐसे में लोगों को अपनी संस्कृति, अपने घर बार, अपने ठिकाने छोड़ करके निकलना होता है, और वो यहाँ पर आकर के मुंह बगले झाँक रहे क्योंकि वो ट्रेंड नहीं है। वो भाग करके इस बस को पकड़ तो लेते हैं, लेकिन इस वक्त बस में अपनी जगह नहीं बना पाते, क्योंकि जब बस तो पहले ही ओवर क्राउडेड है, और दूसरा जगह बनाने के लिए जो तकनीक चाहिए वो तो उनके पास है ही नहीं, नॉलेज तो है ही नहीं। तो यहाँ पर आकर के कॉल सेंटरों में लग जाएंगे, या यहाँ पर आकर के मीनियल जॉब्स करेंगे, छोटी मोटी कोई चीज़ें करेंगे, और सारी उम्र यही रह जाएगा। और जो बेहतर जॉब पे बैठा है वो वहीं बैठा रह जाएगा। कंसेप्चुअल पोजीशन कुछ ही लोग कंट्रोल करेंगे, बाकियों को दास बना करके काम कराएंगे उनसे सिर्फ, और इस तरह से वर्कर का शोषण होगा। लेबर लॉज फॉलो नहीं किए जाएंगे, लेबर इंस्पेक्टर को घूस खिला दी जाएगी, कंपनियां मैनिपुलेट करेंगी, समाज जागरूक नहीं होगा, उसका राजनीतिक सशक्तिकरण नहीं होगा, उसको कमाने खाने से ही टेंशन नहीं, फुर्सत नहीं मिलेगी, तो वह राजनीति से क्या एक्सपेक्ट करेगा? वो अपनी और अपने बच्चों की राजनीतिक चेतना पर क्या काम करेगा? वो कहाँ मैनिफेस्टो में ऐसी बड़ी बड़ी चीज़ें ढूंढेगा कि मुझे वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, भूमि प्रदूषण से मुक्ति का वायदा चाहिए। वो तो यही कहेगा कि मुझे फ्री बिजली का यूनिट बताइए कितना है, मुझे बताइए कि पानी का बिल माफ़ कर रहे हो कि नहीं, मुझे ये बताइए कि कितनी पेंशन बढ़ा रहे हो आप मेरी बूढ़े वाली। ये सब चीज़ें वो मांगता रहेगा। पार्टी भी कहेगी दे देंगे, क्योंकि जोर तो लगता नहीं देने में, जोर तो लगता नहीं देने, क्योंकि खाते भी इन्हीं की ही हैं, इसी जनता के खाते के दे देंगे, दे देंगे, दे देंगे। कहाँ से खाते में होगा तभी देंगे, नहीं देंगे तो कर्जा उठाएंगे। बेटा उनको तो सत्ता से चले जाना है, कर्जा तुम्हारे नाम पे उठेगा, क्योंकि तुम्हारी साख ही गिरवी रखी जाएगी, सॉवरेनिटी, और फिर कर्जा उठा उठा करके एक समय पता लग जाएगा ओ माय गॉड ये तो स्टेट डिफॉल्ट कर गया, ये राज्य तो डिफॉल्ट हो गया। लोगों ने पूछा इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अब नई कंपनियां यहाँ पर निवेश करने के लिए नहीं आएंगी। इसका मतलब ये है कि अब इस राज्य को कोई और मुल्क कर्जा नहीं देगा, और केंद्र सरकार भी कर्जा आगे नहीं देगी। इसका मतलब ये है कि कर्जा रुक गया तो नए पावर प्लांट लगने थे, नए स्कूल खुलने थे, नई सड़कें बननी थी, नए कम्युनिटी सेंटर बनने थे, सब कुछ नया नया होना था, वो सब रुक गया, क्योंकि अपना पैसा जनरेट करने का तो कोई सोर्स नहीं बनाया, फ्री 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 चल रहा है, और वहाँ से जो पैसा आता था उसकी सप्लाई बंद हो गई है। अब बैठे रहो चारों खाने चित, फिर लोग कहेंगे बेरोजगारी हो गई, पिछड़ापन हो गया, हम तो घर बर्बाद हो गए। फिर जाइए विदेश, फिर जाएंगे विदेश, और फिर वहाँ से जहाज भर भर करके वापस भेजे जाएंगे। बताओ, ऐसे चलता अर्थव्यवस्था का पहिया। ये अंतर पड़ता है जब एक समाज का संपूर्ण विकास ना हो, जब उसके पास जीडीपी ग्रोथ के बेनिफिट्स ना पहुंचे, और जब वो अपने सोशल और इकोनॉमिक पॉलिटिकल इंडिकेटर्स को बेटर ना कर पाए। तो दिस इज द डिफरेंस। चाइना ने इसे सही मायने में अचीव किया। क्या अचीव किया उसने? शिक्षा के स्तर पर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर जब अभी आप पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा,
हर स्तर पर उसने अपनी जीडीपी की बढ़ी हुई दर का लाभ लोगों तक पहुंचाया। ये उसकी सस्टेन्ड बेटर जीडीपी ग्रोथ रेट का राज है, जो उसने इतने वर्षों तक दुनिया में हाईएस्ट ग्रोथ रेट का सिलसिला बरकरार रखा। उसका कारण ये बड़ा है कि उसने अपनी जीडीपी के लाभ को लोगों तक ले जाने का काम किया है, और ये हुआ है। तो दैट इज़ द थिंग। अब हमने चाइना के मुकाबले अगर हम इंडिया का देखें तो इंडिया का कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर टू जीवीए 16%, पाकिस्तान का कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर टू जीवीए 24%। मतलब पाकिस्तान में स्टिल अभी भी एग्रीकल्चर काफ़ी कंट्रीब्यूशन कर रहा है जीडीपी में। इसका मतलब सीधे सीधे है कि पाकिस्तान को इस समय तक जिन सेक्टर्स में चले जाना चाहिए था, जो कि इनकम प्रोड्यूस करने में ज़्यादा बड़े सेक्टर्स हैं, गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन वाइज, आउटपुट वाइज वो ज़्यादा डोमिनेंट सेक्टर्स हैं। चाइना का अभी भी 1/4 हिस्सा एग्रीकल्चर के सेक्टर से आ रहा है आउटपुट का, 24% तक। ओके, मतलब 20% से नीचे हो जाना चाहिए था। हर हाल 20% से नीचे 15% के आसपास आ जाना चाहिए था। आइडियली जो नियम बनता है, भारत 14 से 16% के आसपास पहुंच चुका है, लेकिन पाकिस्तान यहाँ पर नहीं आ पाया। कारण उसके रिफॉर्म्स की रफ्तार बहुत स्लगिश होना और द स्ट्रक्चर ऑफ पावर इज़ मिलिटराइज्ड, जिसके कारण इंडस्ट्री को जो फ्रीडम चाहिए, जो इंडिपेंडेंस चाहिए, जो रिफॉर्म्स चाहिए, कानूनों में जो बदलाव चाहिए, वो चीज़ें समय से नहीं हो पाई। तो लोगों के पास फिर कोई ऑप्शन नहीं होता है, उन्हें खेती ही बाड़ी पर जाना पड़ता है, खेती बाड़ी पर ही फोकस करना पड़ता है। तो स्टिल जो पाकिस्तान में एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन है जीवीए में वो 24% है, इंडिया में 16% पे आ चुका है। और आप सबके सामने हैं, अगर हम चीन देखें तो वो देखिए इन दोनों मुल्कों से अलग ही खड़ा है 7%। ओके, बट चीन और चीन एक तरफ, इंडिया पाकिस्तान एक तरफ किस मामले में, बट द प्रोपोर्शन ऑफ वर्कफोर्स दैट वर्क्स इन दिस सेक्टर इज मोर इन इंडिया। ओके, पाकिस्तान का जीवीए में कंट्रीब्यूशन एग्रीकल्चर का ज़्यादा है। इससे पता लगता है कि वो बाकी दो सेक्टर्स की तरफ गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन को उतना नहीं ले जा पाया। लेकिन ओवरऑल सिनेरियो अगर देखें कि जीडीपी ग्रोथ रेट का कम लाभ लोगों तक पहुंचने वाला सिनेरियो देखें तो वो इंडिया में डोमिनेट करता है। क्यों? क्योंकि भारत ने जीडीपी में कंट्रीब्यूशन तो एग्रीकल्चर का रिड्यूस कर दिया, यानी कि वो शिफ्ट करवा दिया उसने सर्विस सेक्टर की ओर, इसमें तो सफल हो गया वो। लेकिन दूसरी तरफ वर्कफोर्स का शिफ्टिंग वो नहीं करवा पाया, तो ये फिर तो ज़्यादा भयावह परिस्थिति है। अब जीडीपी में कंट्रीब्यूशन एग्रीकल्चर का गिरा गए हैं, लेकिन अब साइमल्टेनियसली वर्कफोर्स का कंट्रीब्यूशन गिरा नहीं पाए हैं, तो वो आज भी 43% बना हुआ है, और जबकि पाकिस्तान में 41% है। पाकिस्तान का एग्रीकल्चर का जीडीपी में कंट्रीब्यूशन 24% और एम्प्लॉयमेंट पार्टिसिपेशन जो है, जॉब कितने लोगों को देता है वो 41%, तो फिर भी ठीक रेम्यूनरेशन दे रहा है। लेकिन भारत में एग्रीकल्चर का जीडीपी में 16% और काम दे रहा है 43% लोगों को, तो मतलब परिस्थितियाँ अच्छी नहीं है। यही चीज़ वहाँ पर बताई गई है। तो बताया गया है, यहाँ से दोबारा से पढ़ रहा हूँ, इन 1980 मोर देन 80% वर्कफोर्स एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर इन चाइना, इन 2019 26% इन एग्रीकल्चर and contribution to GVA is 7%. India contribution of agriculture to GVA is 16%, Pakistan 24%, but the proportion of workforce that works in this sector is more in India. In all three countries, service sector contributes the highest share of GVA, that is GDP, जो कि आइडली बनता है। In 1980s, अब 1980s के हिसाब से चलते हैं, पाकिस्तान was faster in shifting its workforce to service sector, मतलब 1980 में चीन और भारत दोनों के मुकाबले पाकिस्तान ज़्यादा तेज़ी से अपनी वर्कफोर्स को प्राइमरी सेक्टर से दूसरे सेक्टर्स की ओर शिफ्ट कर रहा था। खास तौर पर यहाँ पर कंपैरिजन सर्विस सेक्टर से होगा, तो पाकिस्तान जल्दी अपनी वर्कफोर्स को निकाल करके दूसरे सेक्टर्स की ओर ले जा पा रहा था। ये उसकी कामयाबी थी, जो कि विद द पैसेज ऑफ टाइम मेंटेन नहीं कर पाया, गिर गया ये दर, जबकि चीन फिर आगे जा करके इसको रफ्तार में लाता है। तो लिखा गया है, In 1980s, Pakistan was faster in shifting its workforce to service sector. जैसे उस समय की बात करें, इंडिया 17% सर्विस सेक्टर में वर्कफोर्स थी 1980s में, चाइना 12% सिर्फ, लेकिन पाकिस्तान की 27%। तो उस समय में पाकिस्तान की 27% पॉपुलर वर्कफोर्स सर्विस सेक्टर में थी, भारत की केवल 17% थी, और चाइना की 12%, क्योंकि उस समय में 80% से अधिक जनसंख्या वर्कफोर्स चाइना की तो एग्रीकल्चर में थी। अगर मैं 1980 को एक बेंचमार्क मानूं तो चीन की सबसे कम वर्कफोर्स सर्विस सेक्टर में है 12%।